निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। हर्बल गुलाल बनाकर भरे जीवन में रंग। लोबिया की खेती करके किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। किसान भाइयों, यूं तो हमारे प्रदेश में बहुत से किसान भाई विभिन्न तरह के फूलों की खेती करके अपनी आजीविका चलाते हैं, मगर आज हम बात करेंगे विभिन्न तरह के फूलों से तैयार किए जाने वाले हर्बल गुलाल की, क्योंकि शादियों और त्योहारों पर गुलाल का उपयोग कुछ ज्यादा ही किया जाता है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप हर्बल गुलाल का उपयोग करें। इस हर्बल गुलाल को घर पर कोई भी सदस्य या घरेलू महिलाएं घर पर ही बैठकर फूलों से हर्बल गुलाल बनाकर अच्छी आय कमा सकती है। तो आप किस प्रकार से बनाए हर्बल गुलाल, आइए जानते हैं डॉक्टर भारती कश्यप से। आप सभी जानते हैं कि रंगों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। वो चाहे खाने का रंग हो, कपड़े का रंग हो या फिर होली पर लगाने वाला रंग। आप देखते हैं कि भारतवर्ष में हमारे जितने भी त्यौहार है, चाहे गणेश चतुर्थी है या कोई अन्य दिवाली, दशहरा या फिर होली का जो त्यौहार है, इस पे रंगों का बहुतायत में ही प्रयोग होता है। इन रंगों में आपने देखा है कि बहुत सारे केमिकल रंगों का ही प्रयोग हो रहा है, जो कि ना केवल कार्सिनोजेनिक है बल्कि उसमें लेड, अबरक, शीशा वगैरह कई ऐसी धातुएं मिली होती हैं जो कि हमारे पर्यावरण के लिए तो हानिकारक ही है, हमारी स्किन पर भी बहुत दुष्प्रभाव डालती हैं और हमें दाद, खाज, खुजली जैसी भी समस्याएं हो जाती है। गुलाल को गालों पर लगाओ तो चेहरे पर मुस्कान लाता है, इसे खुशी से हवा में उड़ाओ तो जिंदगी को खुशहाल बना देता है। लेकिन ये मुहावरा तभी सही साबित होगा जब आप हर्बल गुलाल का प्रयोग करें, क्योंकि हर्बल गुलाल रसायन मुक्त, स्वाभाविक रूप से सुगंधित और त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होता, जिसके प्रयोग से शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। इसलिए अगर आप इसको घर पर बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह से हर्बल गुलाल को तैयार कर सकते हैं, आइए जानते हैं। हर्बल गुलाल, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि ये गुलाल है हम जो फूलों से निकालेंगे, फूलों के अर्क से। तो इसके लिए हम किसी भी तरह के फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चाहे ताज़े फूल हों या किसान के खेतों में जो अधिक फसल जब हो जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान भी बहुत सारे फार्मर्स के फूल नहीं बिके, तो उस वक्त भी किसानों की एक मेन समस्या थी कि हम इन फूलों का क्या करें। तो इस विशेष समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने ये तकनीक का विकसित किया है कि जो भी एक्स्ट्रा फूल है, जब मार्केट में फूलों की डिमांड नहीं है या फिर ऐसे फूल जो मंदिरों में चढ़ावे में चढ़ गए हैं या शादी विवाह वगैरह जो फंक्शंस है वहाँ पर प्रयोग किए जा चुके हैं, इन सभी तरह के फूलों का इस्तेमाल हर्बल गुलाल को बनाने के लिए किया जा सकता है। तो अगर हम ताज़े फूलों से हर्बल गुलाल बनाने की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको फूलों को निकालना है और उसकी पंखुड़ियों को हम मेन फूल से अलग कर देते हैं। फिर पंखुड़ियों को हम इसमें जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्निक, वो सिंपल पानी में उबालने की है, जिसको कोई भी एक महिला या किसान अपने घर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। पंखुड़ियों से रंग निकालने के लिए उन पंखुड़ियों को उबाला जाता है पानी में। जैसे कि मान लो हमारे पास 1 किलोग्राम पंखुड़ियाँ हैं तो उसे हम 1.5 लीटर पानी में डाल के उबाल लेंगे। हमने लगभग आधे घंटे तक पंखुड़ियों को उबालना है जब तक कि उसका रंग ना निकल जाए। उसके बाद उसे हाथ से दबा के और छाननी से निकाल के हम रंग को अलग कर लेते हैं। ये तो हमारा रंग तैयार हो जाता है। इसे इस तरह के निकाले गए रंग को हम फ्रिज में भी 10 से 12 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब बात आ जाती है कैरियर की कि इसको में डालने के लिए हम कैरियर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कि हम एरो रूट पाउडर बोलते हैं। आमतौर पे इसे अरारोट पाउडर भी
बोलते हैं, में ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। और इसमें मिक्स करने के लिए हम जो अर्क हमने फूलों का निकाला था उसे अरारोट पाउडर में मिला दिया जाता है। जो रंग बना रहे हैं आप उसको सुखाना भी पड़ेगा छाया में, तो 6, 7, 8 या 10 दिन का इसमें टाइम लग जाता है। किसान भाइयों, हर्बल गुलाल को बनाने के बाद उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसकी पैकिंग का अहम योगदान रहता है। तो आप इसकी पैकिंग किस तरह से करें ये भी जानते हैं। जो भी हमने अध्ययन किया इसमें हमने गुलाल को 3 अलग अलग तरह से पैक किया। उसे खुले में रखा, प्लास्टिक के पैक में सील्ड उसमें पैक किया, और कागज़ में। तो ये पाया गया कि ये ज़्यादातर जो गुलाल है कागज़ की पैकिंग में काफ़ी अच्छे रहते हैं, जबकि जो प्लास्टिक में है या खुले रहते हैं उसमें थोड़ा इसमें रंग परिवर्तन हो जाता है। 3 या 6 महीने में इसमें रंग परिवर्तन देखा गया है, जबकि कागज़ का जो लिफाफा है वो बहुत अच्छा पैकेजिंग मटेरियल है गुलाल के लिए। हमारे विश्वविद्यालय में जो स्टडीज़ की गई थी उसमें पाया गया कि जो ये रंग है ये लगभग 3 महीने से 6 महीने तक सुरक्षित रहते हैं, और ये त्वचा के लिए बिल्कुल ही सेफ़ हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होता है, और इसका हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। कोई भी महिला अगर देखा जाए तो इस तरह की कॉटेज इंडस्ट्री या घर पर ही इस तरह का गुलाल बनाकर बेच सकती है। ये गुलाल बाज़ार में 300-350 रुपए किलो के हिसाब से भी मिल जाता है, जबकि इसमें लागत बहुत कम आती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जो किसान भाई लोबिया की खेती करना चाहते हैं वो इसकी बुवाई कर सकते हैं और इसकी फसल लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसीलिए किसान लोबिया की कौन कौन सी किस्मों की बुवाई करें और बुवाई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि गर्मी के मौसम में अगर आप लोबिया या बोदी की खेती करना चाहते हैं, जिसे अंग्रेजी में काउपी कहते हैं, तो इसकी खेती अगर आप गर्मी के मौसम में करना चाहते हैं तो ये लगाने का सबसे उपयुक्त समय है। अपने अपने क्षेत्रों में आप देख लें, तापमान में थोड़ी सी जैसे ही ऊपर तापमान होने लगे और ये बुआई के लिए उपयुक्त है। एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये गर्मी का फसल है, सिंचाई का उपयुक्त साधन होना चाहिए। साथ ही साथ इसके लिए कुछ प्रभेद खास होते हैं जो झाड़ी नुमा होते हैं, बुश टाइप हम लोग कहते हैं। लत्तर वाला बोदी की खेती आपको नहीं करना है, झाड़ी वाले पौधे का करना है। इसके लिए CP4, अर्का गरिमा, पूसा कोमल, ये खास प्रभेद हैं, इसका आप चयन कर सकते हैं। या फिर प्राइवेट कंपनी की कोई अन्य प्रभेद भी आप ले सकते हैं। अगर कुछ हाइब्रिड हैं तो उसका भी आप चयन कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे ये लत्तर वाली नहीं हो, ये रोग रोधी किस्म हो। साथ ही साथ इसमें मतलब झाड़ी नुमा होनी चाहिए और गर्मी के लिए उपयुक्त प्रभेद हो, इसका ध्यान आप रखेंगे। अब जहाँ तक सवाल है खेतों का चयन का, तो आप हल्की दोमट किस्म की मिट्टी से लेकर थोड़ी भारी मिट्टी में भी कर सकते हैं। हालांकि जल जमाव की जहाँ संभावना है, अगर आपके क्षेत्रों में जाड़े में बारिश होती है या फरवरी मार्च के महीने में बारिश की संभावना बनती है आपके ज़िले में, आपके इलाके में, आपके राज्य में, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप भारी मिट्टी में कतई इसकी खेती नहीं करेंगे।
लोबिया यानी बोदी की फसल के लिए लगभग सभी प्रकार की मिट्टी को उपयुक्त माना गया है। इसे सभी प्रकार की मिट्टी में अच्छे जल प्रबंधन के साथ उगाया जा सकता है। अन्य दालों की फसल की तरह इस फसल के लिए सामान्य बीज बैड तैयार किए जाते हैं। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए खेत की 2 बार जुताई करें और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाकर क्यारियां बनाएं। छोटी छोटी क्यारी बना के आप इसकी खेती कर सकते हैं। आप चैनल बना के इसकी लाइन पे आप गड्ढे करके उसके किनारे किनारे इसकी बुआई कर सकते हैं। ये 2 मेथड से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। ये ध्यान रहे, इसे गर्मी में सिंचाई की ज़रूरत है, लेकिन अधिक पानी से ये दलहनी फसल है, इसको नुकसान होता है। लोबिया की खेती के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीजों की आवश्यकता पड़ती है। अच्छी पैदावार के लिए बीजों का उपचार करके ही बोना चाहिए। इसके लिए बीजों को बुआई से पूर्व 2.5 ग्राम थीरम दवा से प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करें और इसके बाद लोबिया बीजों को राइजोबियम कल्चर से शोधित कर बुआई करें। साथ ही साथ मैं ये बताते चलूँ कि कंपोस्ट समुचित मात्रा में आप देंगे, क्योंकि ये हल्की दोमट किस्म की मिट्टी में अच्छा होता है, लेकिन भारी मिट्टी में नहीं होता। और हल्की दोमट किस्म की मिट्टी में उपजाऊ क्षमता कम होती है, क्योंकि ये सब्जी वाली बोदी है, इसमें उत्पादन आपको ज़्यादा चाहिए, अधिक इसके बेहतर फसल चाहिए, तो आपको कंपोस्ट देना होगा। आप 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के दर से FYM या कंपोस्ट आपको अपने खेतों में बुआई से पहले डालना होगा। साथ ही साथ NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा 40 kg नाइट्रोजन, 80 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास की मात्रा देनी होगी। जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप DAP और पोटास के रूप में बुआई से पहले डाल देंगे, और जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बच जाएगी उसको 2 खुराक में बुआई के 15 दिनों बाद पहली कोड़ाई के समय और बुआई के 35 दिनों बाद दूसरी कोड़ाई के समय आप यूरिया के रूप में अपने खेतों में 2 खुराक में आधी बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को डालेंगे, तो आपका अच्छा उत्पादन होगा। तो किसान भाइयों, इसकी जो झाड़ी नुमा चूंकि पौधे होते हैं, बुश टाइप है, 40 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखेंगे, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखेंगे, यानी थोड़ी घनी बुआई करेंगे। नतीजा ये होगा कि बीज दर अधिक लगेगा। जहाँ पे बरसात में आप लत्तर वाली बोदी की खेती करते हैं तो 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर की आवश्यकता होती है, वहीं पर यहाँ पे 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर के दर से बीज की आवश्यकता होगी। लोबिया के पौधे के आसपास अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार के कारण पौधा अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाता है, इसलिए लोबिया के पौधों की 2 से 3 बार निराई व गुड़ाई करें। वहीं यदि रासायनिक तरीका अपनाना चाहते हैं तो पेंडिमिथलिन 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के बाद 2 दिन के अंदर प्रयोग करें। किसान भाइयों, जब आप अपनी खेतों में बुआई कर देंगे तो हल्की सिंचाई करेंगे, जल जमाव ना हो, ज़्यादा सिंचाई ना हो, इसका ज़रूर ध्यान देंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ, अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो आप ये ध्यान देंगे कि जैसे पौधे निकलेंगे इसमें लाल रंग के छोटे छोटे कीड़े आएंगे। साथ ही साथ लाही, या जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, उसका प्रकोप जो सरसों में लाई होता है, इस पे भी बहुत ज़्यादा अटैक होता है। तो आपको सावधानी के तौर पे जैसे पौधे निकले तो अचूक या निम्बिसिडीन नाम की नीम से बनी हुई दवा बाज़ार में उपलब्ध है, उसका 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के आप हर 10-10 दिन के अंतराल पे छिड़काव करते रहें। दूसरी बात, अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, बगल में सरसों या सेम या दूसरी तरह के फसल लगे हैं जिसके वजह से आपके यहाँ खेतों में भी बहुत अधिक आ जा रहा है, तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे, इमिडाक्लोपिड नाम की एक दवा बाजार में उपलब्ध है जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, उसका 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के आप हर 10-12 दिन के अंतराल पे शुरुआती 30-35 दिनों तक, 40 दिनों तक जरूर 2-3 छिड़काव कर दें, तब आपका फसल इन कीटों से बचा रहेगा। किसान भाइयों, अगर आप और अधिक जानकारी के लिए बाद में और हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आप अपनी खेती की तैयारी करें और एक अच्छा उत्पादन के लेने के लिए आप आगे बढ़ें। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जोधपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 2 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 23 से 30% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 10 से 13% तक रहने की संभावना है। इन 2 दिनों के दौरान हवा की औसत गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों की फसल परिपक्वता के करीब या अभी भी परिपक्व अवस्था में हो सकती है। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि जब फलियां पीली हो जाएं और पत्तियां गिर जाएं तो कटाई शुरू कर दें ताकि नुकसान से बचा जा सके। समय पर बोई गई गेहूं की फसल अभी दुधिया अवस्था में है और इस क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई करना अति आवश्यक है। खड़ी फसल में दीमक कीट की रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफास BCC दवा की 4 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई पानी के साथ दें। शुष्क मौसम की स्थिति को देखते हुए जीरा फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। ग्रीष्मकालीन तोरई की बुआई करें। बुआई के लिए उन्नत किस्मों में पूसा नसदार, पूसा चिकनी, अर्का सुजात, अर्का सुमित, PRG 1 का चयन करें। 1 हेक्टेयर के लिए 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई के समय 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय खेत में डालें। लहसुन की फसल में 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। मिर्च की फसल के RC1, मधानिया लोकल, पूसा ज्वाला, उन्नत किस्मों की पौधशाला में बुआई करें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पौध तैयार करने के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। बुआई से पहले 2 ग्राम कैप्टान से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित अवश्य कर लें। लौकी की बुआई करें। बुआई के लिए उन्नत किस्मों में पूसा समर, पूसा नवीन, पूसा मेघदूत, पंजाब कोमल का चयन करें। लौकी की बुआई के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस व 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय खेत में डालें। आने वाले दिनों में दिन के बढ़ते तापमान और शुष्क मौसम की स्थिति को देखते हुए फसलों, सब्जियों, फलों आदि में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अर्जुनपुरा, जिला उदयपुर के प्रतीक यादव ने। आपने गाय की गिर नस्ल के पालन के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, देसी गाय की अगर बात करते हैं तो
गिर गाय जो हम यहाँ पर रखते हैं अपने फार्म पर, गिर गाय का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये लगातार ज्ञापन होती है, लगातार ब्यात हमें मिलता है। किसान भाइयों, इन देसी गायों की बड़ी विशेषता ये है कि इनका रखरखाव पर खर्चा संकर गायों की तुलना में कम आता है। साथ ही वर्ष भर आपको दूध मिलता रहेगा। साथ ही इस गाय का जो दूध है वो बच्चों के लिए बहुत ही गुणकारी है। दूध में अगर आप बात करें तो A2 मिल्क की श्रेणी में ये दूध आता है। किसान भाइयों, यदि आप गिर गाय का पालन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस गाय की पहचान के लक्षणों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। किसान भाइयों, गिर गाय के शरीर का रंग सफेद, गहरे लाल या चॉकलेट भूरे रंग के धब्बे के साथ या कभी कभी चमकदार लाल रंग में भी होता है। इस गाय का शरीर मध्य से लेकर बड़े आकार तक पाया जाता है। इसके कान काफी लंबे और नीचे की ओर लटके हुए होते हैं। इनका माथा चौड़ा और उत्तल आकार का होता है। साथ ही सींग पीछे की ओर मुड़े रहते हैं। इनके शरीर की त्वचा बहुत ही ढीली और लचीली होती है। इस तरह किसान भाइयों, आप इन लक्षणों को ध्यान में रखकर गिर गाय की आसानी से पहचान कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप गिर गाय के लिए आहार मिश्रण तैयार करते हैं तो 100 किलोग्राम आहार मिश्रण तैयार करने के लिए आपको 40 किलोग्राम गेहूं व मक्का का दलिया, 25 किलो चना और मूंग की चूरी, 10 किलो बिनोला की खली, 22 किलो सोयाबीन की चूरी और 1 किलो नमक और 2 किलो खनिज मिश्रण को आपस में मिलाकर आहार तैयार कर ले। इसके बाद जीवन निर्वाह के लिए इस आहार मिश्रण की 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा को प्रतिदिन दे। दूध देने वाली गाय को अलग से 400 ग्राम बाटा प्रति लीटर के साथ देना होता है। किसान भाइयों, पशुओं को बाहर चराने से भी उनसे बेहतर दूध का उत्पादन मिल जाता है। इसलिए किसान भाइयों, आप अपनी एकीकृत कृषि में, जैसे मैंने अभी बताया है, कि कुछ देसी गायें जरूर रखें, जिससे आपको और अधिक मुनाफा होगा। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। इससे पहले इस बदमाश को, जिस पर कई गंभीर आरोप है, पेपर लीक का मास्टरमाइंड सरगना, जिस नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। आपने मैदान में तो कबड्डी